उसने कसम खाई कि जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं कर लूंगा, जब तक मैं अपनी राजधानी चित्तौड़ नहीं लौटूंगा और अपनी राजपूती शान पगड़ी भी नहीं बांधूंगा। उसने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरदारों, सभी सामंतों और सभी राजाओं को पत्र लिखे कि तैयार हो जाओ, हमें मुगलों से फिर से युद्ध लड़ना है। और उन्होंने वापस से सेना इकट्ठी की और बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारियां फिर से शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, तारीख आती है 30 जनवरी 1528। भारत माँ का एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा सेना नायक और एक ऐसा हिंदू सम्राट जिसने एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। भारतीय इतिहास ने ऐसे सेना नायक को खोया था जिसके बहादुर के किस्से आज भी गढ़े जाते हैं। और कहा जाता है कि उसके एक पैर नहीं थे, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी। सैनिक के रूप में एक तरीके से भग्नावशेष था। एक ऐसा योद्धा जिसको भारत माँ ने आज खोया था। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे लेटे राणा सांगा अपने सामंतों से बात कर रहा था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे जहर दिया गया। तो सामंतों के पास उसके सामने कोई उत्तर नहीं था, उसका कोई जवाब नहीं था। और इस तरह से 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा उर्फ राणा संग्राम सिंह की मौत हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर उनको जहर क्यों दिया गया था और संपूर्ण राणा सांगा के संपूर्ण जीवन इतिहास के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राणा सांगा के जीवन चरित्र और इतिहास के बारे में। दोस्तों, राणा सांगा मेवाड़ के शासक राणा रायमल के पुत्र थे। राणा रायमल ने मेवाड़ पर 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया था और उन्होंने कई शादियां की थी। उन शादियों से उनके 13 पुत्र और 2 पुत्रियां जन्मे थे, जिनमें से 4 बड़े थे। उनमें से पहला था पृथ्वीराज, दूसरा था जयमल, तीसरा था राय सिंह और चौथा था राणा सांगा। तो इनके बीच में ये चलता रहता था कि अपने पिता की मृत्यु के बाद आखिर साम्राज्य का मालिक कौन बनेगा। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है, ये तीनों अपनी जन्मपत्री लेकर, इनमें से राय सिंह तो जाता नहीं है और ये तीनों पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह तीनों अपनी जन्मपत्री लेकर एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी से पूछते हैं कि अपने पिता की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनेगा, आखिर हम में से मेवाड़ का स्वामी कौन बनेगा। तो दोस्तों, उन्होंने पहले तो उस ज्योतिषी ने तीनों की प्रशंसा की और तीनों की प्रशंसा के साथ साथ कहा कि राणा सांगा उर्फ, पहले राणा सांगा का नाम संग्राम सिंह था, तो संग्राम सिंह का राजयोग काफी बलिष्ठ है। ये सुनकर जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज भी काफी महत्वाकांक्षी थे, सबसे बड़े थे और राज तो उनको मिलना था और वे सबसे बड़े होने के साथ साथ युद्ध कला में भी निपुण थे। और महाराणा सांगा भी युद्ध कला में निपुण थे, साथ ही चतुर भी थे और महत्वाकांक्षी थे और अपने देश की रक्षा के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। तो ये बात क्या हुआ, जब ज्योतिषी की बात पृथ्वीराज ने सुनी तो पृथ्वीराज को रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत गुस्सा आ गया उनको और उन्होंने तलवार उठाई और राणा सांगा को मारने के लिए भागे। तो राणा सांगा को मारने के लिए भागे तो बीच बचाव जो उनके पिता थे रायमल, उनके चाचा थे सारंगदेव, तो सारंगदेव उनके साथ आए हुए थे। तो सारंगदेव ने बीच बचाव किया, फिर भी उस संघर्ष में राणा सांगा की एक आंख फूट गई। फिर बाद में सारंगदेव ने ही उसका इलाज करवाया था, लेकिन ठीक से भी इलाज नहीं हो पाया था। दोस्तों, उसके बाद भी यह समस्या ठीक नहीं हुई और सारंगदेव ने ही एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि भीमल गांव में एक पुजारिन रहती है और वह पुजारिन सही समय सही भविष्यवाणी करती है, जो भी दिक्कत है उनके बारे में सही सटीक भविष्यवाणी करती है। हम इस ज्योतिषी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते। तो दोस्तों, फिर वह तीनों सारंगदेव के साथ तीनों वहां पर भीमल गांव में जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि पुजारन वहां पर थी ही नहीं। तो क्या करते हैं, पृथ्वीराज बड़ा ही बड़ा था तो वह सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है और उसके बाद जयमल बैठ जाता है उससे थोड़े से नीचे, और फिर राणा सांगा को कुछ दिखता नहीं है तो वह एक सिंह की खाल बिछी हुई थी वहां पर नीचे ही बैठ जाता है और उनके पास, पृथ्वीराज के पास ही सारंगदेव भी वहां पर बैठ जाता है। दोस्तों, जब पुजारन वहां पर आती है तो पुजारन भी वही ज्योतिषी की बात को दोबारा दोहराती है। अब पृथ्वीराज को यह सहा नहीं गया और वहां पर चारों में ही उनके बीच संघर्ष हो गया। उन्होंने आपस में तलवार खींच ली कि मैं राजा बनूंगा और इस पुजारिन की बातों को मैं असत सिद्ध कर दूंगा। इस तरह दोस्तों तीनों में वहां संघर्ष हुआ और पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और राणा सांगा के ऊपर वार किया। बीच में सारंगदेव आ गया, नहीं उसी समय राणा सांगा के धड़ से अलग सिर हो गया होता। दोस्तों, राणा सांगा जैसे भी जान बचाकर वहां से भागा और वहां से भागकर एक गांव में पहुंचा। एक गांव से वहां पर वह पहुंचा अजमेर में कपूरचंद पंवार ने उनको शरण दी और वहां पर वह अज्ञातवास में रहने लगा। अज्ञातवास में रहकर राणा सांगा अपनी शक्ति का संगठित करने लगा और सैनिक इकट्ठे करने लगा और धीरे धीरे शक्ति संतुलन बनाने लगा।
अब दोस्तों समय की गति बदलती है और गति बदलने के साथ साथ क्या होता है, पृथ्वीराज ने राणा सांगा को मारने के लिए जहर का या विष की कुछ गोलियां रखी हुई थी। धोखे से वह उस गोलियों को खा लेता है और पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे राणा सांगा का रास्ता साफ होने लगता है। उसके बाद जयमल था, जयमल सोलंकी, चालुक्य सोलंकी थे, उनसे युद्ध करते हुए मारा जाता है। इस तरह से दो तो ये साफ हो जाते हैं। उनके चाचा थे वो भी षड्यंत्र में शामिल थे, तो वो सारंग देव थे, वो भी षड्यंत्र में शामिल थे। तो पृथ्वीराज वो सारंग देव को तो पहले ही मार चुका होता है। इस तरह से 3 शत्रु तो इनके साफ हो जाते हैं। उसके बाद बचता है राय सिंह। राय सिंह तो वैसे भी निकम्मा था और वहां के मेवाड़ के सरदार उसका साथ नहीं दे रहे थे। दोस्तों जब राणा रायमल अपने अंतिम दिनों में था, वो अपने बेटों को ऐसे उत्तराधिकार के संघर्ष में छिड़ते हुए देख रहा था, तो वह काफी बीमार पड़ गया और 1509 में जब वह अपनी मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तो उसने अजमेर में, राणा सांगा के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अजमेर से राणा सांगा को बुलाया और उसने उसी समय राणा सांगा को अपना राज सौंप दिया। इस तरह राणा सांगा प्रारंभ में काफी संघर्ष और कठिनाई को सामना करने के बाद मेवाड़ की गद्दी पर आसीन होता है और 1509 में वह मेवाड़ की राजगद्दी संभालता है। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं राणा सांगा की विजयों के बारे में। आखिर उन्होंने इतने बड़े हिंदू साम्राज्य की स्थापना कैसे की और कैसे उनकी इतनी बड़ी ख्याति हुई। दोस्तों जब राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठता, उस समय दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। पहले सिकंदर लोधी और बाद में इब्राहिम लोधी वहां के शासक बनते हैं। और गुजरात में महमूद शाह बैठा हुआ था और मालवा में भी शासक बैठे हुए थे। इस तरह मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था और सभी मेवाड़ पर अपनी राजगद्दी स्थापित करना चाहते थे, अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे। लेकिन जैसे ही राणा सांगा वहां का शासक बनता है, तो सबसे पहले राणा सांगा की मदद करने वाले करमचंद पवार जो अजमेर में रहता था, उसको वह कई जागीरें दान में देता है और वहां का वह सामंत उसको बनाता है। इस तरह से एक मजबूत सामंत वहां पर खड़ा करता है, जिससे मेवाड़ की सीमा की सुरक्षा होती है। और दोस्तों क्या करता है, धीरे धीरे वह साम्राज्य फैलाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वह दक्षिण अभियान में जाता है और गुजरात के महमूद शाह को पराजित करता है। महमूद शाह चाहता था मेवाड़ पर अधिकार करना, लेकिन कई युद्धों में हारने के बाद राणा सांगा महमूद शाह को बंदी बनाकर ले आता है। बंदी बनाने के साथ साथ लगभग 6 महीने तक महमूद शाह को इसके बाद छोड़ता है कि वह आगे से कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा और हमेशा सही आचरण करेगा। इस तरह से 6 महीने तक बंदी बनाने के बाद महमूद शाह को छोड़ा जाता है। उधर मालवा में मेदिनी राय नाम का एक राजपूत योद्धा मालवा को संभाल रहा था, तो मेदिनी राय को वह अपने साथ मिला लेता है और उसके साथ संधि कर लेता है। इस तरह से मालवा और गुजरात को वह जीत लेता है। और उधर जब आगे बढ़ता हुआ रणथंभौर की तरफ आता है और रणथंभौर के बाद वह भरतपुर के रास्ते धौलपुर में आगे बढ़ता है। इस तरह वह एक के बाद एक किले जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था और लगभग पूरे राजस्थान को वह अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। दोस्तों राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को देख के दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी भी काफी परेशानी में आ जाता है। वह राणा सांगा को पराजित करने का प्रयास करता है। वह अपनी सेनाएं भेजता है और धौलपुर के पास खातौली के युद्ध में उसकी सेनाएं पराजित होती है और राणा सांगा इसमें बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है और युद्ध जीत जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे भारत में बाबर की एंट्री होती है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ ही धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है और आगरा को भी जीत लेता है। इसके बाद दोस्तों राणा सांगा ही बाबर के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में था। अब राणा सांगा को हराने के लिए सबसे पहले वह कई युक्तियों का सहारा लेता है। वह राणा सांगा को बदनाम करने की कोशिश करता है ताकि यहाँ की जनता में राणा सांगा के प्रति विद्रोह पैदा हो और यहाँ पर फूट डाली जा सके। वो कहता है कि राणा सांगा ने मुझे यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वह राणा सांगा को बदनाम करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती राणा सांगा ही है। अगर मैं इसको युद्ध में हरा देता हूँ किसी भी तरीके से, तो मैं पूरे भारत का स्वामी या साम्राज्य का निर्माता बन सकता हूं। लेकिन राणा सांगा को हराना भी इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे दोनों की सेनाएं आमने सामने होती है और खानवा के युद्ध 1527 में दोनों की सेना आमने सामने भिड़ती हैं। इसमें राणा सांगा ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए काफी मजबूती के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन बाबर की गोला बारूद और तोलुगामा पद्धति गोला बारूद और बंदूकों से कहां एक तलवार, भाले और बर्छे से लड़ने वाली सेना जीत सकती थी। इस तरह से राणा सांगा भी खानवा के युद्ध में घायल हो जाता है और राजस्थान के दौसा जिले की बसुआ तहसील में उसको लाया जाता है और इस रास्ते से लाते हुए बसुआ में उसको होश आता है। होश आने के बाद वह अपने सरदार जो उसके साथ थे उनसे युद्ध के समाचार पूछता है। तो युद्ध के समाचार जब उसको सुनाए जाते हैं तो वापस वह खानवा के मैदान में जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी नहीं थी कि उनके सरदार वापस उसको खानवा के मैदान में युद्ध के लिए ले जा सके। दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, वह
राणा सांगा को उसके सरदार आगे ले जाते हैं, लेकिन वह मानता नहीं है। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब तक बाबर को यहाँ से भगा नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी राजधानी चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हार से बहुत बड़ा आघात पहुंचा था, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य का निर्माता, सारे राजपूतों को एक साथ इकट्ठा करने वाला एक ही सम्राट था, वह था राणा सांगा। लोग कहते हैं कि राजपूतों में कभी बनी नहीं, क्योंकि कभी इनका संगठन कभी हुआ ही नहीं, जिससे विदेशी यहाँ पर आए और राज करते गए। लेकिन दोस्तों, राणा सांगा एक ऐसा योद्धा था जिसने पूरे राजपूतानों को एक छत्र, एक झंडे के नीचे संगठित कर दिया था। जब भी वह युद्ध लड़ने जाता था तो सभी राजाओं की जो सेनाएं थी उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए जाती थी। इसी तरह उसे इतना आघात पहुंचा था कि वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसका तो एक ही मकसद था कि मुगलों को यहां से उखाड़ फेंकना है और बाबर को यहां से भगा देना है। लेकिन दोस्तों, उनके जो सरदार थे वो काफी समझदारी से काम ले रहे थे। काम इसलिए ले रहे थे क्योंकि बाबर के साथ दोबारा युद्ध लड़ने का मतलब था पूरे राजपूत साम्राज्य को ही नष्ट कर देना, विनाश कर देना। उनको लग रहा था कि जब तक आधुनिक पद्धति से हम बाबर के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, आधुनिक हथियारों से युद्ध नहीं लड़ेंगे, जब तक हम बाबर को हरा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, राणा सांगा तो युद्ध करने के लिए तैयार था। युद्ध लड़ने के लिए वह अपने सरदारों को मनाने में जुटा हुआ था। आखिरकार कालपे के निकट, कालपे में राणा सांगा को खाने में जहर दे दिया जाता है और जहर देने के साथ साथ ही उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उसे मांडलगढ़ लाया जाता है, जहां पर उसका समाधि स्थल बना हुआ है। इस तरह से एक महान योद्धा, एक महान पराक्रमी और सेनानायक की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हो जाती है। बाबर भी राणा सांगा के बारे में अपने आत्मकथा में लिखता है कि मैंने अपने पूरे इतिहास में जितने युद्ध लड़े हैं उनमें राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा। बहादुरी और वीरता हो तो ऐसी हो कि विरोधी भी तुम्हारा सम्मान करे। इस तरह से राणा सांगा अपनी बहादुरी और वीरता की मिसाल कायम करके गया था। उसके सैनिक के रूप में भी एक तरीके से भगना विशेष था, क्योंकि उसके शरीर में 80 घाव लगे हुए थे जो विभिन्न युद्धों में उसको मिले हुए थे। इस तरह से दोस्तों, एक महान सम्राट, एक महान हिंदू सम्राट जिसे जहर देकर अपने ही सामंतों के द्वारा मारा गया, इसके बारे में आज हमने राणा सांगा, जो एक महान योद्धा, एक राजपूत योद्धा, जिसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। जय हिंद, जय भारत।